तो हे गाइस, वेलकम टू। अगर तुम्हें नेफ्ट की प्रिपरेशन करनी है और तुम्हें ये जानना है तुम्हें कैसे करनी है, चाहे तुम 12th में हो, 11th में हो या फिर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो, ठीक है। तो फिर जो 11th वाले हैं वो 12th वाला फॉलो कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा कम काम करना पड़ेगा, पर काम करना पड़ेगा। तुम कोई भी क्लास में हो, चाहे ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुम ये सोच कर आ रहे हो कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ यू कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें निफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो पहले ये सोच लो कि क्या तुम्हें वो सच में करना है। अगर करना है तो लग जाओ। पहले तो यूँ सोचो तुम कि डिसाइड व्हाट डू यू रियली वांट टू डू, ठीक है। फिर अगर तुमने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद क्या डिसाइड करा तुमने कि तुम्हें निफ्ट करनी है, तो बस लग जाओ, लिटरली लग जाओ। तो अब मैं स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहले, तुम कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे तुम ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, सबसे पहली चीज़ सिलेबस। सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? मान लो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो पर तुम गलत चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। एग्जाम्पल, तुम यूनिवर्स ड्रॉ करना सीख रहे हो और मान लो वो आएगा ही नहीं या फिर वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे एंड तुम क्रैक कैसे करोगे निफ्ट, राइट। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तुम कैसे क्रैक करो, और क्रैक करने के लिए तुम्हें पहले सिलेबस आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कैट का सिलेबस और फिर हमें देखना है गैट का सिलेबस। आप पहले गैट बाद में कैट ऐसा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और सबसे पहले एक नोटबुक लो और लिख दो कैट का भी सिलेबस एंड कैट का भी सिलेबस। एक नोटबुक में लिख देना अच्छे से कि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, पहली चीज़। उसके बाद कैट में क्या क्या होता है, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, एंड कैट में भी जो तुम्हारा सिलेबस है वो ऐसे लिख देना। उसके बाद तुम्हारे पास कितना टाइम है ये बताओ। तुम्हारे पास 9 महीने से कम है या फिर 9 महीने से ज़्यादा है, 1 ईयर है या उससे भी ज़्यादा है, ओके। तो अगर तुम्हारे पास 9 महीने से ज़्यादा है, पहले हम उसकी बात करेंगे। 9 महीने से ज़्यादा है तो तुम कैट में बेसिक्स से शुरू करो और उसके बाद एडवांस पर जाओ। बेसिक्स कैसे? जैसे कि लाइन क्वालिटी। सबसे पहले तो तुम्हारी लाइन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए तुम जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप एक्सरसाइजेस करो। वार्म अप एक्सरसाइजेस जैसे कि ऐसी ऐसी लाइन बनाना पेज पर, एक पूरा पेज इसके लिए डेडिकेट करो। फिर ऐसी ऐसी लाइंस बनाना, डायगोनल, नॉर्मल सर्कल्स बनाने, फिर शेप्स जैसे स्क्वायर, ओवल एंड रेक्टेंगल। उसके बाद ऐसे स्पाइरल्स, ये सब की प्रैक्टिस करो रोज़। एक पेज, एक उस लाइंस को डेडिकेट करो, एक्सरसाइज को डेडिकेट करो। दिस रियली मैटर्स, क्योंकि तुम मतलब ऐसी लाइन क्वालिटी दिखाओगे अपने एग्जामिनर को, तो वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि तुम्हें आता ही नहीं है। आता ही नहीं है इन द सेंस ये नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता। आता ये रहे इन द सेंस के बाद पहले तुम्हें बेसिक चीज़ नहीं आती, दूसरी चीज़ कि तुम्हें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बिकॉज मान लो तुम ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर रहे हो, इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और बेसिक टॉपिक्स जैसे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होगा, देन पर्सपेक्टिव्स, ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं, वो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे। और मैं भी इसकी वीडियो बना दूंगी 1-2 दिन बाद। हो गया, ठीक है ऐसे। और फिर तुम एडवांस पे जाओ। तुमने इम्पोर्टेंट मार्क करा, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तुम्हें थोड़े बेसिक्स तो तब भी करने ही पड़ेंगे। कम से कम 1 महीना बेसिक्स को दो और बेसिक्स के साथ साथ तुम एडवांस भी करते रहो, ठीक है। अब बेसिक्स में क्या आ जाता है, ये सब तो बेसिक्स में आता है जो मैंने बताया, पर बेसिक्स में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि कलर क्वालिटी।
ये भी बेसिक्स में ही काउंट होती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, पहले लाइन क्वालिटी पे फोकस करना, फिर कलर क्वालिटी पे फोकस करना। कलर क्वालिटी के लिए भी कलर की वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं और लाइन क्वालिटी के लिए भी लाइन की वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं। और अब चाहे तुम्हारे पास 1 साल बचा है, उससे ज़्यादा या 9 महीने से कम, अब कुछ कॉमन चीज़ें जो तुम सबको आनी चाहिए। वो वार्म अप एक्सरसाइजेस तुम्हें डेली करना है। वार्म अप एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें स्किप नहीं करनी है। अगर तुम इम्प्रूव कर लो तो भी कम से कम रोज़ 20 मिनट करो। क्यों करो? क्योंकि वार्म अप एक्सरसाइज से तुम्हारी लाइन क्वालिटी इंप्रूव होती है और तुम्हारी ड्राइंग की स्पीड भी तेज़ होती है। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, तो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उनकी लाइन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ करो, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हमें इसको छोटा नहीं मानना चाहिए, जो कि बहुत लोग मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस विद राइट टिप्स एंड टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनका फिर भी क्रैक नहीं होता। एंड बहुत लोग थोड़ी उनसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि वो राइट टिप्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एंड इट रियली मैटर्स। अगर तुम्हें क्रैक करना है तो तुम्हें राइट टिप्स और टेक्निक्स आनी चाहिए। कलरिंग की, ड्राइंग बनाने की, अच्छी ड्राइंग कैसे बनती है उसकी। फिर बात आई गैट की। सबसे बड़ी बात, 1 ईयर या उससे ज़्यादा है तो स्टार्ट डूइंग इट ग्रेजुअली। ठीक है, और ग्रेजुअली मतलब कि तुम पहले प्लान बनाओ रोज़ रोज़ का, कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये करना है, ये करना है। और प्लीज़ वो कैब डेली करो। तुम शायद एक तो वो कैब से शुरू कर सकते हो, उसके बाद तुम ज़्यादा पर जा सकते हो। शुरू तो 1-2 से करो, फिर धीरे धीरे ज़्यादा जाते रहना। ओके, पर आराम से ग्रेजुअली स्टार्ट करो, तुम्हारा हो जाएगा। और जिसको मैथ नहीं आती उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत इतनी नहीं है, वो आराम से हो जाता है। फिर जिसके पास 9 मंथ से कम है, तो मार्क इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस एंड देन डू देम फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि तुमने जो सिलेबस लिखा था ना, उसमें अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करो और उनको पहले करना शुरू करो, कि तुम्हारे जो कम वेटेज हैं उनके चैप्टर बच जाए, तो तुम ज़्यादा स्कोर कर पाओ। और प्लीज़ कम वेटेज वाले को भी प्लीज़ छोड़कर तो मत जाना, और ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ऐसे ओके। अब दोनों के लिए जो कॉमन चीज़ है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो, जितने कर सकते हो, और कंसिस्टेंट रहो। मान लो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो और किसी को तुमसे ज़्यादा आता है, तो कंसिस्टेंट रहेगा ना, उसको तुमसे एक टाइम पे ज़्यादा आने लग जाएगा और तुम पीछे छूट जाओगे। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर छोड़ना मत बीच में, और कंसिस्टेंट रहो। चाहे थोड़ा थोड़ा करके करो, पर रोज़ करो, कंसिस्टेंटली करो। डोंट लीव अ गैप पोर्शन। बहुत लोगों के मार्क्स इसलिए कम रह जाते हैं क्योंकि अपना गैप पोर्शन छोड़ देते हैं। सो प्लीज़ ये गलती मत करना, और अपना गैप पोर्शन किसी भी हालत में मत ही छोड़ना। मतलब किसी भी हालत में तुम्हारा गैप पोर्शन छूटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, मैं मानती हूँ 50% कैट का होता है कि कैट के तुम्हारे 50% लगते हैं, पर गैट के भी तो 30% लग रहे हैं ना। तो तुम इसको छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। स्पेशली तुम्हें तुम्हारा चाहिए ना कि तुम्हारी अच्छी रैंक आए, तो तुम बिल्कुल मत छोड़ना एक भी चीज़। ना मैथ, ना लॉजिकल रीजनिंग, ना जीके, ना इंग्लिश, कुछ नहीं छूटना चाहिए। और अब एक सवाल, टाइम कहाँ से लाएं? तो ऑनेस्टली जिसको कुछ करना है वो कैसे ना कैसे करके टाइम ले आता है। मेरे पास भी नहीं था, मैं भी लाई थी क्योंकि मैं सच में करना चाहती थी। ओके, तो और मैंने 12th के साथ दिया था। तुम मान लो तुम स्कूल में हो, तो 8 से 2 तक 6 घंटे क्या होता है तुम्हारा स्कूल। इसमें मैंने तुम्हारे वापस आने का टाइम गिन लिया और जाने का गिन लिया, ठीक है, इसके आसपास। फिर 4 घंटे में तुम होमवर्क कर रहे हो या ट्यूशन पे जा रहे हो, वो 4 घंटे का। 5 घंटे की स्लीप मैं मानती हूँ थोड़ी कम लिखी है, और ये कम उनके लिए लिखी है जिनके पास 9 महीने से कम बचा है। ओके,
और या फिर 6 घंटे की स्लीप ये तुम देख लो, और 3 घंटे बच गए तुम्हारे फ्रेश होने के लिए, खाना खाने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर बच गया 4 घंटे। इसमें तुम करोगे प्रिपरेशन। ज़्यादा टाइम हमेशा किसको देना है? कैट को। पर कैट को भी देना है बिकॉज कैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, हो गया। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, जैसे कि 1 साल, उससे ज़्यादा, या फिर 9 महीने से ज़्यादा, तो तुम रोज़ 4-4 घंटे करोगे, तुम्हारा हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, तो अगर तुम्हें बहुत अच्छी रैंक चाहिए, तो शायद तुम्हारी इससे ना आए। तो अब क्या करें? अगर हमारे पास है ही नहीं, उसके बाद तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे कभी तुम्हारे स्कूल में कोई टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ लो और प्रिपरेशन थोड़ी कम कर लो। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई टेस्ट नहीं है, या फिर कोई छुट्टी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ तुम अपना टाइम बचा सकते हो, तो प्रायोरिटाइज करो प्रिपरेशन को और वहाँ से अपना टाइम बचाओ। ऐसे कोई पार्टी में जाना कैंसिल कर दो, वेडिंग में मत जाओ, राइट? ऐसे करके टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी मर्जी का करियर चूज़ करना है और तुम्हें टाइम फाइंड करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन है, हम कहाँ से फाइंड करें? मान लो तुम स्कूल में हो और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो लंच नहीं खाते। तुम लंच नहीं खाते तो लंच पीरियड में थोड़ा पढ़ लो, 15 मिनट का तो होता होगा ना पीरियड, उसमें पढ़ लो। अगर तुम उस टाइम लंच नहीं खाते और लंच खाते हो, तो मान लो बाद के 2-3 मिनट बच गए, वहाँ तुम रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें लगेगा 2-3 मिनट से क्या ही हो जाएगा, पर हो सकता है, क्योंकि मैं करती थी, तो 2-3 मिनट ऐसे कि वोकैबुलरी रिवाइज कर लो। फिर क्या हो गया, कोई ट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है, तब कर लो। जब कम होमवर्क मिले, थोड़ा सा कम सो लो। जब स्कूल ना हो, हॉलीडेज़ हो, संडे और सैटरडे, क्योंकि ज़्यादातर सैटरडेज को छुट्टी होती है, संडे को तो होती ही है, वहाँ टाइम निकाल लो। और दूसरी बात कि जैसे कि तुम्हारा एक पीरियड लगा, उसके बीच में ब्रेक होता है 5-10 मिनट का, दूसरा पीरियड लगा, उसके बीच में ब्रेक होता है, वहाँ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात अभी कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, लिटरली पछताना पड़ेगा। तो अभी कर लो। आई नो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है स्पेशली, बट अपना सपना पूरा करने के लिए सभी मेहनत करते हैं ना। वरना तुम्हें शायद कोई ऐसा कोर्स चूज़ करना पड़े जिसमें तुम्हारा मन ही ना हो। तो प्लीज़ अभी कर लो। ये मैंने बता दिया कि तुम कहाँ से टाइम फाइंड कर सकते हो, और एक आइडियल टाइम टेबल तो नहीं, रोड मैप क्या होगा कि तुम्हें निफ्ट कैसे क्लियर करना है। और ये NID स्टूडेंट्स के लिए भी था, जस्ट टेलिंग दिस। बस उनका थोड़ा सिलेबस अलग हो जाएगा, थोड़ी टेक्निक्स अलग हो जाएंगी, राइट? ओके, सो प्लीज़ अगर तुम्हें करना है तो शुरू करो, अभी से करो। वीडियो हटाते ही सबसे पहले क्या करो, सिलेबस लिख लो अभी के अभी। कम टाइम है तो सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्क करो। और आज अभी के अभी तुम्हें ये ठान लेना है कि तुम एक टॉपिक करके ही सोओगे, एक टॉपिक करके ही सोना है तुम्हें, चाहे वो छोटे टॉपिक हो, ठीक है, वो करके सोना है। और याद रखना कि ऐसी कोई बेस चीज़ें तो नहीं है, कोई बेस टॉपिक जिसके ऊपर ही बाकी टॉपिक्स हैं। जैसे कि बेसिक टॉपिक्स क्या हुए, पर्सपेक्टिव क्यों हुआ, तुम्हें बाद में रूम बनाना आएगा, इंटीरियर बनाना आएगा, उसके लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव आना चाहिए। तो तुम देखोगे कि ओह, पर्सपेक्टिव तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा नहीं गया, मैं पर्सपेक्टिव छोड़ देती हूँ। नहीं, मत छोड़ना। रूम तो बनाना आ रहा है ना, वो पर्सपेक्टिव से बनाओगे, इंटीरियर पर्सपेक्टिव से बनाओगे, तो प्लीज़ ये भी करना। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना, जितनी कोशिश कर सकते हो करना। एंड आई होप तुम्हारा हो जाए, एंड आई रियली होप हो जाए। और तुम ना अपना 100% दो, क्या पता भगवान तुम्हारी मेहनत देखकर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे दें जो तुमने करे थे। बट प्लीज़ इस पर निर्भर मत रहना, ये तो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम डिमोटिवेट ना हो।
पर मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा अगर तुम करोगे तो। और तुम देखना कि तुम क्या इम्प्रूव कर रहे हो। अगर तुम इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो शायद तुम कोई गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो कलरिंग या फिर ड्राइंग, तो उसका ध्यान रखना। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।